नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। कैसे हो? दुखी होंगे, इंतजार कर रहे होंगे एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट का। आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम होने की संभावना कब तक है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कितना टारगेट स्कोर करना चाहिए और उसके बाद में आपको डेली रूटीन क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वो लास्ट मोमेंट है जो आपको जीत दिलाएगा। यानी कि आपने देखा होगा रेस के दौरान आपको लास्ट मोमेंट में सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं और इसी प्रकार से अब आपको सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी अगर हम बात करें एसएससी के लिए, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या दिल्ली पुलिस, ये 4 एग्जाम की आंसर की रिलीज हो चुकी है। इन सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस पे। दूसरी चीज, अगर आप एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हो तो आप इन दोनों एग्जाम को, यानी कि जो सीएचएसएल है और दिल्ली पुलिस है, इनके क्वेश्चंस को, तो चाहे वो मैथमेटिक्स को हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो जीएस के हो, इनके क्वेश्चन की तो दबा के प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले अभी अभी 2 दिन पहले इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। RFI एक राइट क्या था, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये एक एसएससी ने नोटिस निकाला था और इसका नोटिस निकालने का सबसे बड़ा रीजन था एसएससी एमटीएस। आपने को मैंने बताया भी था, पहले पहले वीडियो में भी ये बताया था कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, आपके एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, एग्जाम लीक हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लेट होने की संभावना है और लेट हो भी चुका है। लेकिन यहां पर अब आप देखोगे, जो ये नोटिस आया है इसका बहुत बड़ा रीजन फिर वापस एमटीएस का एग्जाम है। रीजन यही है कि इन्होंने बड़ी बड़ी एगटेक कंपनियों को ऑफर दिया है कि आप आओ, आके हमें बताओ कि ऐसे कौन कौन से गैजेट्स हम यूज कर सकते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी की जाए, बच्चों के फ्यूचर को खिलवाड़ ना हो सके बच्चों के फ्यूचर के साथ में, और पेपर जो है बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट किया जा सके। इसके लिए लास्ट डेट 17 तारीख है। अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करते। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि एडिक्विटी हट जाएगी। अभी एडिक्विटी हटे या ना हटे, हमारा टारगेट है एसएससी जीडी एग्जाम और हमें उस पे फोकस रहना चाहिए, उसकी चीजों को समझना चाहिए। अच्छा, उसको कैसे समझोगे? बड़े ध्यान से इस बात को भी समझ लो। देखो, पहली चीज, एग्जाम डेट मैटर करती है। सर एग्जाम डेट मैटर करती है क्यों? क्योंकि आपने सालों से मेहनत की है। कोई बच्चा ऐसा है जो पिछली बार 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, वो भी कंटिन्यू मेहनत कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसी साल मेहनत करनी स्टार्ट करी है, लेकिन आपके महीनों की मेहनत इसके पीछे है, वो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए इस लास्ट मोमेंट पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, अपने आप को पढ़ाई पे फोकस रखना है। अब आप एक बात समझ लो, आज तारीख है आपकी कितनी? आपकी तारीख है 26, 26। अच्छा, 26 क्या है? 26 आपकी फरवरी है। और एसएससी जीडी ने जब ये आपका एग्जाम पोस्टपोन किया था, इसमें ये बताया था कि एक तो आपकी स्लॉट सिलेक्शन फैकल्टी नहीं होगी, यानी कि ये स्लॉट सिलेक्शन बुक नहीं होगा। दूसरा ये भी बताया था कि आपका एग्जाम 8 से 10 दिन पहले आपको क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे आपका। पहले तो देखो होता क्या है, पहले तो नोटिस आएगा, भाई आपका एग्जाम की डेट आएगी, ठीक है ना। नोटिस आने के बाद में आप देखोगे 10 दिन पहले आप अपना एग्जाम सेंटर निकाल लोगे। उससे 2 दिन पहले आप क्या करोगे, जब एग्जाम सेंटर की जिस दिन डेट होगी उससे 2 दिन पहले आप क्या करोगे, अपना रोल नंबर से अपना एडमिट कार्ड निकाल लोगे। लेकिन आप यहां पर इस बात को समझ लो बड़े ध्यान से, इस बात को समझ लो बड़े ध्यान से। अभी आप ये मत सोचो कि आपका पेपर पीछे हटेगा। क्यों? क्योंकि इसको सोचने से आप लापरवाह हो जाओगे और लापरवाह होने की वजह से आपके जो नंबर है, आपकी जो मेहनत जो कंटिन्यू लग रही है, उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। पहली चीज तो आपको लापरवाह नहीं होना है। आपको बस अपना इतना सा टारगेट रखना है कि भाई अब मेरी तरफ से कल एग्जाम हो जाए, मैं उसी तरीके से प्रिपेयर रहूंगा। यानी कि आपका एग्जाम जो है, ये अगर अब हम मिनिमम बात करें, अभी भी मिनिमम बात करें, तो आपका एग्जाम 10 तारीख तक तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, 10 मार्च तक। इससे पहले तो होने की संभावना है ही नहीं। तो यानी कि आप अपने दिमाग में 10 मार्च रखकर तैयारी करो। कभी भी आपके एडमिट कार्ड
का नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्जाम की डेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। वो हो सकता है आपको कल मिल जाए, हो सकता है परसों मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, संभावना यही है। लेकिन अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना कि आपका एग्जाम लंबा पोस्टपोन होगा, इसकी वजह से आप लापरवाही करोगे। लेकिन इसका उन बच्चों को फायदा है जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस नहीं की। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब डेली रूटीन क्या रखना अपना। सबसे पहले इस बात को समझ लो। देखो, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक डेली रूटीन, एक टारगेट स्कोर। देखो, आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि आपको मिनिमम, देखो 4 घंटे तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, 4 घंटे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यहां पर 2 मॉक देने पड़ेंगे और उनका एनालिसिस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 3 घंटे ये। तो अब आपको क्या करना है, मिनिमम आपको 11 घंटे। देखो 11 घंटे अगर आप लास्ट मोमेंट पे हो अपने पेपर के तो ज्यादा समय नहीं है, 11 घंटे पढ़ा जा सकता है। तो आपको ये 11 घंटे पढ़ना है। इस 11 घंटे में क्या क्या करना है, आपको यहां पर अपने चारों सब्जेक्ट का 4 घंटे रिवीजन करना है टॉपिक वाइज। और वो रिवीजन आप कर सकते हो 2 घंटे सुबह में कर सकते हो और 2 घंटे शाम में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको 4 घंटे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपको कैसे करनी है, आपको सब्जेक्ट वाइज करनी है, टॉपिक वाइज करनी है, और उसमें आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। 4 घंटे टोटल आपको यहाँ पे समय देना है। एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन में आप फंसे हो, वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो दोबारा ना फंसो, अपना स्कोर सेफ बना पाओ, ये आपको करना है। और यहां पर अब वो समय है भाई, एक मॉक टेस्ट से तो काम नहीं चलेगा। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हो नहीं चलेगा काम। अब आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी और 2 मॉक टेस्ट डेली देने होंगे, और उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा और अपनी वीकनेस को ठीक करना पड़ेगा। तो ये 11 घंटे का आपको रूटीन होना चाहिए। आप एटलीस्ट इतना समय आपको पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। यही वो क्षण है जब आपका सारी की सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब मैं बात करता हूं आपको टारगेट स्कोर कितना करना चाहिए। देखो, पहली चीज दिमाग में बैठा लो, आप अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हो सकते हो, आप अलग अलग स्टेट के बच्चे हो सकते हो, जिनकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। लेकिन यहां पे मैं एक बात कर रहा हूं कि भाई कोई भी बच्चा जो पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ पढ़ रहा है, जिसको अपना एक अच्छी रैंक लानी है, जिसको अपनी मनपसंद की पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए देखो ध्यान से, यहां पर आपको टोटल, अगर मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में टोटल 40 नंबर का पेपर होगा। 40 में से आपको 38 नंबर मिनिमम टारगेट रख के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन की सिली मिस्टेक हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि गलती से गलत हो जाए, आपको आता हो भले ही, लेकिन गलत होने के चांसेस है। इसलिए मैं यहाँ पे 40 नंबर नहीं बोल रहा हूं पूरे के पूरे। और रीजनिंग तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसमें तो सब बच्चों को A to Z बच्चों को 38 नंबर टारगेट करना चाहिए। इसी प्रकार से हिंदी में भी आपको 38 टारगेट करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश ले रहे हैं वो भी आप 35 प्लस तो टारगेट करना ही करना। इससे कम करोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा इंग्लिश में, अगर 35 से कम करोगे, ठीक है। जीएस की बात करूं तो यहां पर 28 नंबर का टारगेट करना, यानी कि 14 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही करने की कोशिश करना। अब ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को अच्छी रैंक लानी है और अपनी मनपसंद की पोस्ट हासिल करनी है। तो आप सब जोड़ोगे, यहां पर टोटल 140 नंबर आपके हो जाएंगे, और यहां पर टोटल 160 में से 140 नंबर, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो ये नंबर और बढ़ेगा, आपकी बहुत आसान है तो ये नंबर में भी इतना ही रह सकता है 140। लेकिन इस बात को श्योर हो, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी मनपसंद की पोस्ट क्या है, आपको क्या मैं यहां पर मॉक टेस्ट किन किन बच्चों को चाहिए कि मैं मॉक टेस्ट दे दूं। 10 मॉक टेस्ट रेडी हो चुके हैं, आपके 10 मॉक टेस्ट रेडी हो चुके हैं। तो ये 10 मॉक टेस्ट आपको कब चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि एक माइंड रिलैक्स उनको हो सके, वो टेंशन फ्री होकर अपने माहौल में पढ़ाई कर सके। ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है, जो कर रहे हो उसी में फोकस रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अरे